आज हम हिंदुस्तान के विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी समझने की कोशिश करेंगे। हम बात करेंगे तेल की, जो हर मुल्क की इकोनॉमी के लिए जान की तरह है और हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा तेल का खरीदार है। हमारी 80% से ज्यादा एनर्जी जरूरत को पूरा करने के लिए हमें दूसरे मुल्कों से तेल खरीदना पड़ता है, लेकिन इस खरीदो फरोख्तों में एक अजीब सा पैराडॉक्स मौजूद है। ये एक डबल स्टैंडर्ड है। एक तरफ तो हिंदुस्तान ईरान से सस्ता तेल नहीं खरीद सकता, उसे फॉरबिडन ऑयल कहते हैं, और दूसरी तरफ वही हिंदुस्तान अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों के दबाव के बावजूद रशिया से बहुत बड़ी क्वांटिटी में डिस्काउंट पर तेल खरीद रहा है। क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों? क्या वजह है कि ईरान का तेल जो बहुत सस्ता है वो हिंदुस्तान के लिए फॉरबिडन है और रशिया का तेल जो हर कोई उससे लेने के लिए मना कर रहा है वो हमारे लिए ओके है? आज हम इसी राज से पर्दा उठाएंगे। हम इस कहानी की गहराई में जाएंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इसके पीछे की जियोपॉलिटिकल मजबूरियां, इकोनॉमिक फैसले और अमेरिका का क्या रोल है। ये सिर्फ तेल की कहानी नहीं, बल्कि ये हिंदुस्तान की आत्मनिर्भरता और उसके ग्लोबल स्टेटस की भी कहानी है। दोस्तों, हमारी कहानी की शुरुआत होती है ईरान से। हिंदुस्तान और ईरान का रिश्ता सदियों पुराना है। दोनों मुल्कों के बीच सिर्फ तेल का रिश्ता नहीं, बल्कि एक गहरा कल्चरल और हिस्टोरिकल ताल्लुक है। लेकिन मॉडर्न दौर में ये रिश्ता तेल की ट्रेड से जुड़ा हुआ है। एक वक्त था जब ईरान हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तेल सप्लायर करने वाला मुल्क था। ये 2010 की बात है। ईरान पर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने सख्त सैंक्शंस यानी पाबंदियां लगा रखी थी। दुनिया के कई मुल्कों ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया था, लेकिन हिंदुस्तान ने एक अलग रास्ता अपनाया। उस वक्त की सरकार ने अपने एनर्जी सिक्योरिटी को देखते हुए एक ऐसा तरीका डिस्कवर किया जो बिल्कुल बेमिसाल था। हिंदुस्तान ने ईरान से तेल खरीदना जारी रखा, लेकिन पैसे के बजाय बासमती चावल से। ये कोई मजाक नहीं है, ये असल में एक बहुत ही इंटेलिजेंट बार्टर सिस्टम था। इस सिस्टम के अंडर हिंदुस्तान ईरान से तेल खरीदता था। उस तेल की कीमत हिंदुस्तान के यूको बैंक्स और IDBI बैंक्स जैसे बैंक्स में इंडियन करेंसीज यानी रुपया में जमा कर दी जाती थी। ये पैसा ईरान को सीधे तौर पर नहीं मिलता था, लेकिन वो इसी अकाउंट से हिंदुस्तान से अलग अलग सामान, खासकर बासमती राइस और दवाइयाँ खरीद सकता था। ये सिस्टम दोनों मुल्कों के लिए विन विन सिचुएशन थी। ईरान को वो चीजें मिल रही थी जिनकी उसे जरूरत थी, और वो अमेरिका की सैंक्शंस के बावजूद भी अपने इकोनॉमिक चला पा रहा था, और हिंदुस्तान को सस्ता तेल मिल रहा था, वो भी बिना डॉलर इस्तेमाल करे। ये एक ऐसी अरेंजमेंट थी जो ईरान के लिए एक लाइफलाइन थी और हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक फायदा था। इसने हमारे एनर्जी सिक्योरिटी को मजबूत किया और हमें ग्लोबल मार्केट में तेल की कीमतों के उतार चढ़ाव से बचाया। इस सिस्टम की वजह से ईरान और हिंदुस्तान के बीच का कमर्शियल रिश्ता इतना मजबूत हो गया था कि बड़े से बड़े सैंक्शंस भी इस पर असर नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस दोस्ती और ट्रेड पर अमेरिका की नजर हमेशा से थी। उन्हें पता था कि अगर हिंदुस्तान और चाइना जैसे बड़े मुल्क ईरान से तेल खरीदते रहे तो उनकी सैंक्शंस का कोई असर नहीं होगा। अमेरिका चाहता था कि ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से दब जाए ताकि वो उनके शर्तों को मान ले, और इसी वजह से उन्होंने अपने स्ट्रैटेजी बदली। 2018 में अमेरिका ने ईरान न्यूक्लियर डील से बाहर निकलकर ईरान पर नई और भी सख्त सैंक्शंस लगा दी। ये सैंक्शंस पहले से कहीं ज्यादा खतरनाक थी। इन्हें सेकेंडरी सैंक्शंस कहा जाता है। इसका मतलब यह है था कि अगर कोई मुल्क या कंपनी ईरान के साथ ट्रेड करती है तो अमेरिका उस मुल्क या कंपनी पर भी पाबंदियां लगा देगा। ये एक कानून था जिसका असर अमेरिका से बाहर भी होता था। इसका सीधा मतलब हिंदुस्तान के लिए ये था कि अगर हम ईरान से तेल खरीदते हैं
तो इंडियन बैंक्स को अमेरिका फाइनेंशियल सिस्टम से बाहर कर दिया जाएगा, यानी वो डॉलर में ट्रेड नहीं कर पाएंगे। इंडियन कंपनीज जो अमेरिका में बिजनेस करते हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इंडियन शिपिंग कंपनीज जो ईरान से तेल लाती है उन्हें इंटरनेशनल इंश्योरेंस नहीं मिलेगी और वो किसी भी बड़े पोर्ट पर नहीं जा पाएंगे। ये एक ऐसा दबाव था जिसने पूरे हिंदुस्तानी बिजनेस कम्युनिटी को हिलाकर रख दिया। हिंदुस्तान को एक बहुत ही बड़े डिफिकल्ट चॉइस दे दिया गया था। एक तरफ था ईरान से सस्ता तेल और दूसरी तरफ था ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम और अमेरिका के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। हिंदुस्तान के लिए ये फैसला बहुत मुश्किल था। ईरान से तेल खरीदना फायदेमंद था, लेकिन अमेरिका से टकराना हिंदुस्तान की इकोनॉमिक के लिए बहुत महंगा पड़ सकता था। डिप्लोमेटिक मीटिंग्स के दौर चले। हिंदुस्तानी मिनिस्टर्स ने अमेरिका के सामने अपना केस रखा। उन्होंने समझाया कि ईरान हमारा एक अहम पार्टनर है और हमें सस्ता तेल की जरूरत है, लेकिन अमेरिका अपनी बात पर फर्म रहा। उन्होंने साफ कह दिया कि उनका मकसद ईरान को अलग थलग करना है और अगर हिंदुस्तान इसमें उनका साथ नहीं देता तो उसको भी इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। एक एक करके हिंदुस्तान के रिफाइनरीज ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। 2019 तक ईरान से होने वाली तेल की इंपोर्ट्स ऑलमोस्ट जीरो हो गई। हमने ईरान का सस्ता तेल छोड़कर दूसरे मुल्कों से महंगा तेल खरीदना शुरू कर दिया, जिससे हमारी इकोनॉमिक पर भी दबाव पड़ा। ये एक मिसाल थी कि कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स मुल्कों की अपनी इकोनॉमिक और एनर्जी सिक्योरिटी पर असर अंदाज होते हैं। फॉरबिडन ऑयल का कॉन्सेप्ट यहाँ से शुरू होता है। ईरान का तेल सस्ता और आसान था, लेकिन अमेरिका की पॉलिटिकल मजबूरियां की वजह से वो हिंदुस्तान के लिए मना हो गया। लेकिन इस कहानी का एक और दूसरा पहलू है, एक ऐसा पहलू जो इस पूरी सिचुएशन को और भी हैरान बना देता है। जब दुनिया ने सोचा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के दबाव के सामने घुटने टेक दिए हैं, तभी हालत बदल गई। 2022 में रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया। इसके बाद अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों ने रशिया पर भी सख्त सैंक्शंस लगा दी। उन्होंने ऐलान किया कि वो रशिया से तेल नहीं खरीदेंगे और बाकी मुल्कों से भी यही उम्मीद रखते हैं। रशिया का तेल इंटरनेशनल मार्केट में गिर गया और उसे बहुत बड़े डिस्काउंट पर बेचना पड़ा। तब हिंदुस्तान ने वही किया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। जहां एक तरफ वेस्टर्न मुल्क रशिया से दूर भाग रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हिंदुस्तान ने रशियन तेल खरीदना शुरू कर दिया और वो भी बहुत बड़े क्वांटिटी में। 2023 तक रशिया ईरान की तरह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा तेल सप्लायर करने वाला मुल्क बन गया। अब सवाल यह है कि जब ईरान के मामले में हिंदुस्तान अमेरिका के दबाव में आ गया तो रशिया के मामले में क्यों नहीं? इसके पीछे कई बड़ी वजह है। हिंदुस्तान का कहना है कि उसकी एनर्जी सिक्योरिटी उसके लिए सबसे अहम है। हिंदुस्तान की आबादी इतनी बड़ी है कि उसे अपने ज़रूरत पूरा करने के लिए हर जगह से तेल खरीदना पड़ेगा। इस मामले में हिंदुस्तान ने अमेरिका को साफ बता दिया कि हम अपने फैसले खुद करेंगे। ये हिंदुस्तान की इंडिपेंडेंस फॉरेन पॉलिसी की मिसाल थी। अमेरिका जानता है कि रशिया के साथ हमारा ताल्लुक सदियों पुराना है और हम इसे एक रात में नहीं तोड़ सकते हैं। हिंदुस्तान का एटीट्यूड बिल्कुल साफ रहा। आपके लिए ये रशिया का मामला है, हमारे लिए ये हमारी जरूरत का मसला है। ये एक अहम बात है। अमेरिका का रवैया रशिया के मामले में हिंदुस्तान के लिए ईरान से बहुत अलग था। अमेरिका जानता है कि हिंदुस्तान उसके लिए चाइना के खिलाफ एक अहम स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। अमेरिका नहीं चाहता कि हिंदुस्तान को इतना दबाव डाले कि वो चाइना के करीब चला जाए। इसके अलावा अमेरिका को ये भी मालूम था कि अगर हिंदुस्तान, चाइना और दीगर मुल्क रशियन तेल नहीं खरीदेंगे तो मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी और कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर चली जाएंगी। इसलिए उन्होंने G7 प्राइस कैप जैसी चीजें बनाई। इस कैप के अंडर मुल्क रशियन तेल
खरीद सकते थे। बस शर्त ये थी कि वो $60 पर बैरल से ज्यादा न दे। ये एक तरह से अमेरिका और वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से एक लीगल लूप होल था जिसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाया। हिंदुस्तान अकेला नहीं था जो रशियन से तेल खरीद रहा था। चाइना भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में रशियन तेल का खरीदार बन गया था। जब दुनिया के दो सबसे बड़े खरीदार मुल्क जो अमेरिका के लिए स्ट्रैटेजिक है एक साथ रशियन तेल खरीदे तो उनके पास पावर आ जाती है। इसे अमेरिका के लिए दोनों को दबाव में रखना मुश्किल हो गया। ईरान के मामले में डॉलर बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम से बाईपास करना बहुत मुश्किल था, लेकिन रशिया के मामले में हिंदुस्तान और रशिया ने आपस में ट्रेड के लिए इंडियन रुपी और यूएई दरहम जैसे करेंसीज का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे वेस्टर्न बैंक्स और डॉलर्स को बाईपास करना आसान हो गया। ये एक मिसाल है कि कैसे मुल्क अपने आप को दूसरे मुल्कों के दबाव से बचाने के लिए नए तरीके डिस्कवर करते हैं। तो दोस्तों, ये थी उस कहानी की पूरी पिक्चर। एक तरफ था ईरान का बार्गेन ऑयल जिसे हम यूएस सैंक्शंस की वजह से नहीं ले सकते थे, और दूसरी तरफ रशिया का सस्ता तेल जिसे हम यूएस की नरम एटीट्यूड और अपनी ज़रूरत की वजह से ले सकते हैं। ये दो अलग अलग फैसले एक ही हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है। ये दिखाता है कि मॉडर्न जियोपॉलिटिक्स में हर फैसला सिर्फ इकोनॉमिक पर नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक अलायंसेस और मुल्कों की अपनी ज़रूरत पर भी डिपेंड करता है। इस इंसिडेंट ने साबित किया कि हिंदुस्तान अब वो मुल्क नहीं जो दूसरों के दबाव में आकर फैसले करे। हिंदुस्तान अब एक ग्लोबल प्लेयर है जो अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है। ये सिर्फ तेल की ट्रेड नहीं बल्कि आने वाले दौर में हिंदुस्तान की बढ़ती हुई ताकत और आत्मनिर्भरता का सबूत है। उम्मीद है आपको ये डिटेल्ड जानकारी पसंद आई होगी। आपकी क्या राय है इस पूरे कहानी पर कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।